लखनऊ में समाजवादी पार्टी की महिला विधायक के साथ ज्यादती हुई है। विधायक पल्लवी पटेल को यूजीसी पर विरोध करना भारी पड़ गया। धरने पर आमादा पल्लवी को लखनऊ पुलिस ने ढकेलते, घसीटते, खींचते जबरन गाड़ी में ठूस दिया। कुछ ऐसे जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई सामान हो। पल्लवी पटेल के साथ हुई ज्यादती का यह वीडियो वायरल है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। समाजवादी पार्टी के विधायक पल्लवी पटेल सड़कों पर आमादा है। मुद्दा है यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन का। यह नियम शैक्षणिक संस्थानों में समानता और भेदभाव को रोकने की बात करता है, लेकिन जब इन अधिकारों की मांग विधानसभा तक पहुंचने की कोशिश करती है तो मंजर कुछ और हो जाता है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, विधायक पल्लवी पटेल बाकी प्रदर्शनकारियों के साथ आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन सामने पुलिस ने कांटेदार बैरिकेडिंग लगाई हुई है। बैरिकेडिंग को ब्रेकर को हटाने की कोशिश की जाती है, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिलती। काफी देर तक बवाल चलता रहता है। अब विजुअल्स देखिए। पुलिस पल्लवी पटेल को रोकने की कोशिश करती है। 15 मिनट तक उनका मान मनोबल चलता रहता है, लेकिन जब संवाद खत्म होता है तो मामला सुलझने की बजाय और ज्यादा संघर्ष में तब्दील हो जाता है। पुलिस उन्हें जबरन गाड़ी में ठूस देती है। यहां दो पक्ष हैं। पहला पक्ष प्रशासन का है, जिसका तर्क है कि विधानसभा क्षेत्र में धारा 144 लागू है, सुरक्षा के लिहाज से मार्च को रोकना जरूरी था। दूसरा पक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधि का है, जो पूछ रही है कि क्या शांतिपूर्ण मार्च करना अब इस सरकार में अपराध हो गया है। तो मान मनोबल जब नाकाम हुई तो पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया। कुछ पुलिसकर्मी पल्लवी के हाथ खींच रहे हैं तो कुछ पैर पकड़कर घसीट रहे हैं। पुलिस की फौज जबरन पल्लवी को खींचकर पुलिस वैन में ठूसती नजर आई। पल्लवी पटेल को हिरासत में लेने के बाद उनके दर्जनों कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में ले लिया गया। इन तस्वीरों को देखने के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या शांतिपूर्ण मार्च को कुचलने के लिए ऐसा एक्शन जरूरी था। दरअसल ये मार्च लखनऊ के आईटी चौराहे से शुरू हुआ, लेकिन इसकी मंजिल विधानसभा से पहले ही खत्म हो गई। पल्लवी पटेल के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाएं सड़कों पर उतरी, जिन्हें रिजर्व पुलिस लाइन के पास भारी पुलिस बल ने रोक दिया। देखते ही देखते शांतिपूर्ण मार्च झड़प में बदल गया। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे लोकतंत्र की दुहाई और कानून की कार्रवाई के बीच लखनऊ की सड़क जंग का मैदान बन गई है। जब एक महिला विधायक को पुलिस के द्वारा घसीटकर गाड़ी में डाला जाता है तो वो तस्वीरें सिर्फ एक राजनीतिक आंदोलन की नहीं, बल्कि वो सिस्टम के उस कठोरता को भी दिखाता है जो अक्सर संवाद की जगह बल का प्रयोग करती है। पल्लवी पटेल ने यह पूरा वीडियो खुद शेयर किया है और इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है, जबकि प्रशासन इसे कानून व्यवस्था का नाम दे रहा है। आधी रात को धरना दे रहे लोगों पर प्रशासन का डंडा चला है। ठिठुरती सर्दी में धरने पर बैठे गरीब आदिवासी जमकर सितम उन पर ढाया गया, और जब डंडे से बात नहीं बनी तो पानी की बौछार से कहर बरपाया गया। तस्वीरें मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की हैं। बिजावर तहसील में देर रात करीब 12 बजे बेतवा लिंक परियोजना में विरोध में धरना दे रहे आदिवासियों पर जिला प्रशासन ने पहले लाठीचार्ज किया, फिर वाटर कैनन चलाया। आधी रात को पुलिसिया जुल्म हुआ तो आदिवासियों ने भी मोर्चा संभाल लिया। महिलाओं ने भी जमकर पुलिस पर पत्थर फेंके हैं। महिलाएं उग्र हुई तो पुलिसकर्मियों को जान बचाकर भागना पड़ा। और करीब 1 घंटे तक पुलिस और ग्रामीणों के बीच ये टकराव के हालात बने रहे। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत डूब क्षेत्र में आने वाले गांवों को ग्रामीण पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी जमीन और मकानों का उचित मुआवजा उनको नहीं दिया जा रहा है।
आंदोलन का समर्थन कर रहे समाजसेवी अमित भटनागर को पुलिस ने लोगों को उकसाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर पहले ही जेल भेज दिया था। आदिवासी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। और गिरफ्तारी के विरोध में हजारों की संख्या में आदिवासी महिलाएं और ग्रामीण बिजावर तहसील परिसर में जुटे रहे और तहसील का घेराव करके प्रदर्शन किया है। अब देखिए, इस खबर से जुड़ी हुई 3 तस्वीरें आपको दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए आपको बिग वॉल पर लेकर चलता हूं और आप देखिए कि रात के 12 बजे जो आदिवासी अपने घर, जमीन, मकान के मुआवजे की मांग कर रहे थे और ये शिकायत कर रहे थे कि उन्हें जो मुआवजा मिला हुआ है वो कम है, उसको बढ़ाया जाए, लेकिन आदिवासियों पर कैसा जुल्म हुआ है। पहले ये तस्वीर देखिए, देखिए भारी फोर्स की तैनाती यहां आपको नजर आएगी इस फ्रेम में, लेकिन दूसरे फ्रेम में आप देखेंगे यहां पर पानी की बौछार की जा रही है। सर्दी के मौसम में रात के 12 बजे ये कैसा जुल्म है और ये कैसी सरकार है। और इसके बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। ये तीसरी तस्वीर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। कुछ इस तरह आधी रात को ये सब कुछ पूरा ड्रामा हुआ। इसको समझने के लिए आपको ये 3 तस्वीरें हमने दिखाए हैं। पहले मुआवजे की मांग और अमित भटनागर की गिरफ्तारी के विरोध में ग्रामीणों ने हंगामा किया। आधी रात को पुलिस प्रशासन ने धरना दे रहे लोगों पर पानी की बौछार कर दी और जब हालात बेकाबू हुए तो पुलिस को भारी तादाद में मौके पर डिप्लॉय करना पड़ा। फिलहाल हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। और आसपास के गांव के जो अभी स्थापना में गांव आने वाले हैं, इसके कुछ लोगों के द्वारा आज बिजावर में यहाँ पे आए हुए थे ये, और इनकी बेसिकली यही मांगे थी जो उन्होंने शासन के सामने पहले भी रखी हुई थी। तो इसको लेके इनके द्वारा थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनका थोड़ा अग्रेसिव हो गए थे, तो लेकिन इस सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया और इन सभी को यही आश्वासन दिलाया गया है। काफ़ी समय तक इनसे पहले वार्तालाप करी गई थी कि इनकी जो भी वाजिब मांगे हैं, जो उसकी जो विधि के अंदर आती हैं, उनको पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए शासन इसमें वचनबद्ध है। जहां खूनी विवाद हो गया एक तरह से और जमीन का विवाद इतना बड़ा है कि यह संघर्ष में तब्दील हो गया, पॉइंट ब्लैंक में मर्डर। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जमीन के लिए झगड़े में 2 पक्षों के बीच पहले जमकर लाठियां चली हैं और जब उससे भी बात नहीं बनी तो एक पक्ष ने रिवॉल्वर निकाला और दिन दहाड़े एक के बाद एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 गोलियां दागी हैं, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। जमीन विवाद की पूरी कहानी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह खौफनाक वीडियो देखिए। यह जिला भदोई है, बनपुरवा गांव का यह वीडियो बेहद खौफनाक है। खेतों के बीचों बीच देखिए संग्राम छिड़ा हुआ है। हाथों में लाठी डंडे लेकर लोग एक दूसरे की जान लेने पर आमादा है। जमकर लाठियां बरसाई जा रही हैं, एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। महिलाएं भी चीखती चिल्लाती इस महायुद्ध का हिस्सा बनी हुई हैं। तभी अचानक एक गोली चलने की आवाज आती है और इलाके में मातम पसर जाता है। आप इस वीडियो में 3 गोलियों के चलने की आप आवाज सुन सकते हैं। वीडियो में एक शख्स के हाथ में लाइसेंसी रिवॉल्वर नजर आ रही है। इस शख्स ने एक के बाद एक 3 गोलियां चलाई हैं। एक गोली दूसरे पक्ष के आशीष यादव नाम के शख्स को लगी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि गोली लगते ही आशीष यादव जमीन पर जा गिरा है। अब स्क्रीन पर इस विजुअल्स को और वीडियो को दिखाने के बाद आपको मैं बिग वॉल लेकर चलता हूं और इसी वीडियो को वहां आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं और पूरे वीडियो को समझाने की आपको मैं कोशिश कर रहा हूं।
कैसे यह पूरा विवाद हुआ है। खेत के बीच संघर्ष हो रहा है और दो पक्ष पहले लाठी लेकर झगड़ा करते हैं और उसके बाद रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, सबसे पहले गोली लगती है, यहां पर शख्स गिरता है, लेकिन उससे पहले वो वीडियो देखिए। यहां पर ये लाल घेरे में ये शख्स रिवॉल्वर चला रहा है, इसके हाथ में रिवॉल्वर है और सामने रिवॉल्वर तानता है और इसके ऊपर जब हमलावर लाठी लेकर आगे बढ़ते हैं तो ये शख्स एक के बाद एक 3 गोलियां चलाता है और वो गोली आकर लगती है इस तरफ। यहां जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, आशीष यादव नाम का वो शख्स है जिसे ये गोली लगी है और गोली लगते ही वो दूर जाकर गिर जाता है। अब देखिए, जमीन विवाद में खूनी संघर्ष की ये पूरी कहानी क्या है, जरा वो भी समझिए कि ये विवाद कहां से शुरू हुआ, कैसे गोली चलने की नौबत आई और पहले जो लाठी दोनों पक्षों में चला और उसके बाद गोली चल गई। अब आशीष यादव का ब्रजेश यादव के नाम के शख्स से जमीन का विवाद है। यह विवाद लगभग 4 बिस्वा जमीन को लेकर साल 2009 से चल रहा है। जमीन विवाद जहां पर है उस पर अभी कोर्ट का स्टे है। कल सुबह उसी जमीन पर आशीष यादव और उसका भाई बैरिकेडिंग कर रहे थे। यह बात दूसरा गुट यानी ब्रजेश यादव को पता चली। ब्रजेश यादव अपने साथियों के साथ मौके पर लाठी डंडे लेकर पहुंच गया। ब्रजेश गुट ने आशीष यादव गुट की पिटाई शुरू कर दी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला किया। ब्रजेश के बेटे ने इसी दौरान अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया और अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। अनूप नाम का यह शख्स है जिसने गोली चलाई है। फायरिंग के दौरान आशीष के पेट में एक गोली लगी और अस्पताल ले जाते समय आशीष यादव की मौत हो गई। इसमें पुलिस के द्वारा जो आक्रामक पक्ष है उसके 3 लोग हिरासत में ले लिए गए हैं और जो लाइसेंस रिवॉल्वर है जिसके द्वारा घटना कारित की गई थी वो भी पुलिस के कब्जे में आ गई। अभी जितनी भी अधिकारीगण हैं, एडिशनल और सीओ और बाकी 3 थाने की टीम वहीं पर इस समय मौके पर है और फील्ड यूनिट और फॉरेंसिक टीम के आने के बाद वहाँ से जो भी साक्ष्य हैं वो भी एकत्र किए जाएंगे और आगे इसमें मुकदमा पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब न्यूज काउंटर में आपको अगली खबर दिखाने जा रहे हैं और बात करने जा रहे हैं बैंक परिसर के अंदर हो रहे झगड़े में ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण वाली हुंकार की। पिछले 2 दिनों से टेलीविजन की सुर्खियों में बना हुआ 43 सेकंड का वो वीडियो जिसमें एक बैंक कर्मी ठाकुर है यहीं पर ठोकेंगे कहती हुई नजर आ रही है। अब इस वीडियो में मौजूद दूसरा चेहरा भी सामने आ गया है जिस पर यह महिला बरसती हुई नजर आई। ठाकुर हूं के बाद इस पूरे विवाद में अब ब्राह्मण हूं की एंट्री हो गई है। खास बात यह है कि इस वीडियो में विवाद करने वाली दोनों महिलाएं हैं और कल हमने आपको आस्था सिंह की सफाई दिखाई थी। आज दूसरी महिला ऋतु त्रिपाठी मिश्रा का भी वीडियो सामने आ गया है। नमस्कार, राधे राधे। मैं हूँ ऋतु त्रिपाठी मिश्रा। मायके से मैं त्रिपाठी हूँ और ससुराल से मैं मिश्रा हूँ। वही ऋतु त्रिपाठी जिनके बारे में सो कॉल्ड ठाकुरगढ़ जो यहाँ पर जिनकी बेइज्जती की गई वो मैं हूँ। जिसके परिवार की इज्जत गई वो मैं हूँ। जिसको गालियाँ सुनाई गई वो मैं हूँ। जिसको वहाँ से लैपटॉप मारने की धमकी दी गई वो मैं हूँ। वो मेरा परिवार है, मेरे पति हैं। और इतना सब कुछ सहने के बाद भी मैंने वीडियो वायरल नहीं किया। मैं दूसरों की तरह झूठे वीडियो वायरल करके रानी लक्ष्मीबाई बनने की चाहत नहीं है मेरे अंदर। मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे इस बारे में गर्व है और मेरी आप सभी से एक प्रार्थना है कि प्लीज़, मैं इस कानपुर की बेटी हूँ, इस ब्राह्मण बेटी की इज्जत बचाएं, मुझे सपोर्ट करें, मेरी मदद करें। अगर गलत नहीं हूँ मैं तो मेरी मदद करें। तो पहले मैं ठाकुर हूं और अब मैं ब्राह्मण हूं। दोनों तरफ से वार पलटवार चल रहा है। टीवी9 भारतवर्ष की टीम ऋतु त्रिपाठी और आस्था सिंह दोनों के पास पहुंची है और उन दोनों का पक्ष जानने की कोशिश की है। आखिरकार क्या वजह हुई जो उनसे इस तरीके से अपशब्द कहे गए? किस मकसद से ये बात उनसे कही गई? ऐसी कोई बात नहीं थी जिस बात पर गाली दी जाए, सब चीजें बोली जाए, ऐसी कोई भी बात नहीं थी। ये शुरुआत उधर से ही हुई है, आस्था मैडम की तरफ से। उन्होंने जो बोला है यहाँ पर जो भी चीजें, इसके अलावा हम लोगों ने ना कोई जाति पूछी थी, ना किसी ने उनको उकसाया था, ऐसी कोई बात नहीं थी। और आप खुद सोचो कि आपका खुद पर इतना भी पेशेंस नहीं। अगर आपको लगता है किसी ने उकसाया था तो किसी को उकसाने पर बैंक के अंदर खड़े होकर गाली दे दोगे? गलत टूल दिया गया है, जातिवाद का मुद्दा बनाया गया है। पर्सनल उनको कोई ऐसे मेरे से रंजिश नहीं थी, ना मुझे रंजिश थी, लेकिन प्रीवियस में जो उन्होंने बैंक में ऑलरेडी कर रखा था उसका उन्होंने मुझे टारगेट बना दिया। 6 जनवरी का वीडियो इतनी देर बाद वायरल किया जाता है, इसमें कहीं ना कहीं कोई आपको प्लान लगता है? अगर आपकी भावना को मैंने आहत किया है, आपको ठेस पहुंचाई है, तो आप सेम डे मुझसे बात करेंगे, ना कि 1 महीने बाद मेरा वीडियो वायरल करेंगे।
अब न्यूज काउंटर में आगे बढ़ने का वक्त है और बात करने जा रहे हैं 400 करोड़ वाली गलतफहमी की। जी हां, कल तक जो बात पहाड़ की तरह लग रही थी वो दरअसल रुई का फाहा निकली है। उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी में कल एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, लेकिन यह धमाका भ्रष्टाचार का नहीं बल्कि आरोपों के फुस होने का था। आईएएस अभिषेक प्रकाश, जिनका नाम 400 करोड़ की कहानी में ऐसे बुना गया जैसे ये कोई थ्रिलर फिल्म हो, लेकिन अब कहानी एक गलतफहमी के साथ उस फिल्म का द एंड हो गया है। देखिए साहब, 400 करोड़ रुपए कम नहीं होते। इतने में तो छोटे मोटे एक नहीं दो नहीं, कम से कम 3-3 द्वीप तक खरीदे जा सकते हैं। अभिषेक प्रकाश पर आरोप लगा कि उन्होंने अपनी कलम की स्याही से करोड़ों का खेल करने की कोशिश की। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चर्चा थी कि साहब ने मायाजाल बुन दिया है, लेकिन कल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक ही झटके में इस पूरे केस को रद्द करके रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। आईएएस अभिषेक प्रकाश पर 400 करोड़ की रिश्वतखोरी और पद के बेजा इस्तेमाल का आरोप था कि यूपी इन्वेस्ट के चीफ रहते हुए उन्होंने सोलर प्रोजेक्ट के आवंटन और क्रियान्वयन के बदले 5% कमीशन मांगा था। यानी करीब 8,000 करोड़ के काम के 5% का मतलब है 400 करोड़ रुपए। अब चलिए आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं कि 400 करोड़ वाली ये डील और इसमें गलतफहमी कैसे एंट्री हुई है। देखिए अब कुछ डिटेल्स हैं। आखिरकार 400 करोड़ की गलतफहमी हम क्यों कह रहे हैं वो जरा समझने की कोशिश करिए। सोलर कंपनी ने 8,000 करोड़ का प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया। प्रोजेक्ट आवंटन प्रक्रिया इन्वेस्ट यूपी के जरिए हो रहा था। आरोप लगाया गया कि प्रोजेक्ट के लिए 5% का कमीशन मांगा गया है। शिकायतकर्ता विश्वजीत दत्ता ने सीएम से शिकायत की। शिकायत पर 20 मार्च 2025 को एफआईआर दर्ज कर ली गई। बिचौलिए निकांत जैन पर पूरी डील को करवाने का और कोऑर्डिनेट करने का आरोप लगा। आईएएस अभिषेक प्रकाश पर इस पूरे मामले में 5% घूस लेने के आरोप लगे। एसटीएफ जांच के बाद इस पूरे मामले में निकांत जैन को गिरफ्तार किया गया। आईएएस अभिषेक प्रकाश को सरकार ने इस बीच निलंबित भी कर दिया। शिकायतकर्ता विश्वजीत ने अदालत में अपनी गलती मानी है और यह कहा है कि मैंने गलतफहमी में यह एफआईआर दर्ज करा दी थी। कोर्ट ने फिलहाल साक्ष्य अपर्याप्त बताते हुए अभियुक्तों को क्लीन चिट दी है और इस पूरे मामले में विजिलेंस जांच अब भी जारी है। तो और कुछ डिटेल्स और अदालत में आखिरकार जो शिकायत करता है वो क्यों यह कह रहा है कि मुझसे तो गलतफहमी हो गई और अपनी पूरी शिकायत को अब आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। ऐसे में सवाल उठने वाजिब है, वो भी गलतफहमी वाले। सवाल यह है कि क्या 5% घूस का आंकड़ा महज एक गलतफहमी थी? क्या गलतफहमी में एसटीएफ ने जांच की और एसटीएफ की जांच के आधार पर एफआईआर को दर्ज किया गया? क्या यूपी सरकार ने गलतफहमी में एक आईएएस अधिकारी को निलंबित कर दिया? क्या गलतफहमी में आईएएस के करीबी निकांत जैन की गिरफ्तारी हुई है? और क्या गलतफहमी में ही अभियुक्त को 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 8 महीने जेल में रहना पड़ा? शिकायतकर्ता को 8 महीने बाद गलतफहमी का एहसास क्यों हुआ? और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी गलतफहमी वाले शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए? और गलतफहमी वाली एफआईआर रद्द होने के बाद जिम्मेदारी किसकी है? यह भी एक बड़ा मौजूद सवाल है जो आज लोग पूछ रहे हैं। अब इस पूरे विवाद पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा है। जरा सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। कौन नहीं जानता है भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। मैं टिप्पणी हाईकोर्ट पे नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना भ्रष्टाचार किसी ने नहीं देखा जितना इतना भ्रष्टाचार यहां पर हो रहा है। कौन नहीं जानता है भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। मैं टिप्पणी हाईकोर्ट पे नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना भ्रष्टाचार किसी ने नहीं देखा जितना इतना भ्रष्टाचार यहां पर हो रहा है। तो अब खबर को बदलने जा रहे हैं और आपको उत्तर प्रदेश से सीधे लेकर चलते हैं उत्तराखंड, जहां पर अब बात होगी जंगलों में बढ़ते इंसानी दखल की, जिसके बाद जंगलों में रहने वाला गजराज रामनगर से लेकर हरिद्वार की सड़कों तक तांडव मचाता हुआ नजर आया। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ढेला रेंज की सड़क पर एक हाथी जंगल से निकलकर कुछ देर तक खड़ा रहा, लेकिन इंसानी फितरत कहां मानने को तैयार। बाइक से गुजर रहे 2 युवक हाथी को देखकर रुक गए और उसके काफी नजदीक जाकर फोटो और वीडियो बनाने लगे। फिर क्या था, हाथी
बिदक गया और बाइक सवारों को उल्टा दौड़ाने लगा। वीडियो में साफ तौर पर सुना जा सकता है कि आसपास मौजूद लोग युवकों को हाथी से दूरी बनाए रखने और उसे परेशान ना करने की लगातार चेतावनी भी दे रहे हैं। इसके बावजूद दोनों युवक नहीं माने और हाथी के बेहद करीब पहुंच गए। लगातार छेड़छाड़ से हाथी आक्रामक हो गया। अरे भाई साहब क्यों छेड़ रहे हो तुम उसे? क्यों छेड़ रहे हो उससे पहले? छेड़ रहे हो तुम उसे? अरे भाई साहब क्यों छेड़ रहे हो तुम उसे? अब गुस्साए हाथी ने चिघाड़ते हुए बाइक सवार की ओर दौड़ लगा दी और कुछ दूरी तक उसका पीछा भी किया, जिसके बाद दोनों युवकों को बाइक छोड़कर भागना पड़ा, जबकि दो युवक बाइक से भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। अब इसी खबर की दूसरी तस्वीर आपको दिखाते जाते हैं। लोग सड़क पर खड़े हैं और उनके रास्ते में खड़ा है जंगल का सबसे बड़ा जानवर गजराज हाथी। जंगल में इंसानों के बढ़ते दखल से हाथी बहुत ज्यादा भड़का हुआ है। एक भारी भरकम हाथी मुख्य सड़क पर आ धमका और हाथी को देखते ही सड़क के दोनों ओर वाहनों के पहिए थम गए और राहगीरों में भगदड़ मच गई। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे इस वीडियो ने लोगों को हैरत में डाल दिया। वीडियो में दिख रहा है कि साफ तौर पर कैसे गुस्सैल हाथी वाहनों के पीछे दौड़ रहा है। हाथी बेहद आक्रामक है। मौके पर मौजूद लोगों ने शोर शराबा किया और वाहनों को पीछे हटाकर हालात को संभालने की कोशिश की। अब इस खबर की हम आपको तीसरी तस्वीर दिखाते हैं। हाथी बहुत ज्यादा गुस्से में है। बाइक सवार की एंट्री से वो नाराज हो गया। हाथी ने बाइक के पीछे दौड़ लगा दी है। बाइकर ने तेजी से यू टर्न लिया और भाग गया। हाथी काफी दूर तक बाइक सवार का पीछा करता रहा। गनीमत रही कि बाइक सवार ने सूझबूझ दिखाई और तेजी से रफ्तार बढ़ाकर अपनी जान को बचाने में सफल रहा। इस बीच एक दूसरी बाइक सड़क के किनारे गिर गई और बाइक सवार हाथी को अपनी तरफ आता देख इतनी दहशत में आ गया कि बाइक को सड़क पर छोड़ जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। अब रामनगर के बाद हरिद्वार की भी एक तस्वीर आपको दिखानी है और इसलिए मैं आपको लेकर चल रहा हूं बिग वॉल पर। और बिग वॉल पर ये दो तस्वीरें देखिए कि आखिरकार जंगल का इतना भारी भरकम जानवर क्यों भड़का हुआ है, यह सबसे बड़ा सवाल है। सबसे पहले यह तस्वीर देखिए। यह तस्वीर आपने रामनगर वाली देखी जहां पर हाथी भड़का हुआ है, बाइक सवारों के पीछे किस तरह से दौड़ रहा है और लोगों को जान बचाकर भागना पड़ा। लेकिन इसके लिए हाथी जिम्मेदार नहीं है, जानबूझकर उसकी रेंज में आया गया है। उसके साथ फोटो खिंचवाने की शौक में लोग अपना दायरा पार कर रहे हैं, जिसके बाद यह हाथी आक्रामक हो गया। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं जो कि हरिद्वार की है। हरिद्वार के गलियों में, कॉलोनीज में यह देखिए इतना बड़ा विशालकाय जानवर, एक नहीं दो जानवर घूम रहे हैं और हालात वहां पर बेकाबू हो गए। लोग परेशान हैं कि आखिरकार करे तो करे क्या। पहली तस्वीर रामनगर की और दूसरी तस्वीर हरिद्वार से आई है जहां की गलियों में गजराज का कब्जा दिखाई दे रहा है। अब आपको हरिद्वार की कॉलोनियों से हाथियों की एंट्री भी दिखाते हैं। हरिद्वार में जगजीतपुरा इलाके में जंगली हाथी रिहायशी कॉलोनी में घुस गया। इस दौरान वन्यकर्मी हाथियों को रिहायशी इलाके से निकालने की कोशिश करते नजर आए। इस दौरान एक स्कूटी सवार हड़बड़ा गया और हाथियों से बचने की कोशिश में उसने स्कूटी की स्पीड ही बढ़ा दी। इस हड़बड़ाहट में वो गली में लगे बिजली के खंभे से जाकर टकरा जाता है। खबर को बदलते हैं और न्यूज काउंटर में बात उन माता पिता की जो बच्चों को पास कराने के लिए खुद एक दीवार बन गए हैं। महाराष्ट्र के बीड से एक ऐसी तस्वीर आई है जिन्हें देखकर आप समझ जाएंगे कि भारत में स्पाइडरमैन सिर्फ फिल्मों में नहीं बल्कि एग्जाम सेंटर्स के बाहर भी पाए जाते हैं। और पहली बार TV9 भारतवर्ष आपको नकल करने वाले स्कूल का एक ड्रोन शॉट लेकर आया है जो आपको भी हैरान कर देगा। महाराष्ट्र सरकार कह रही थी कि नकल मुक्त परीक्षा हम करवाते हैं, लेकिन बीड के चौसाला में जो हुआ उसने सरकार के ऐसे दावों की पर्ची फाड़ी है कि शिक्षा विभाग भी सन्न है।
चौसाला जूनियर कॉलेज की इन तस्वीरों को देखिए। ये कोई किला फतेह करने की कोशिश नहीं हो रही है, बल्कि 12वीं के इंग्लिश का पेपर चल रहा है। बच्चों के हाथ में कलम है और मम्मी पापा हाथ में चिट लेकर, मतलब नकल वाली पर्ची लेकर खिड़कियों के बाहर लटके नजर आ रहे हैं। ड्रोन कैमरा जैसे ही आसमान से नीचे उतरा तो देखा कि खिड़कियों पर लोग ऐसे लटके हैं जैसे पेड़ों पर अंगूर के गुच्छे लटके होते हैं। अब इस पूरे मामले में जांच की बात हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि जब कॉलेज परिसर इतना खुला हुआ था कि कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर्स वाले हॉल की खिड़की तक पहुंच जाए, तो सुरक्षा के नाम पर वहां सिर्फ ड्रोन ही ड्यूटी कर रहा था। गनीमत है कि यह ड्रोन कैमरा था, वरना साहब इन माता पिता ने तो ठान लिया था कि बच्चा भले ही ए फॉर एप्पल ना जानता हो, लेकिन चिट की मदद से ई फॉर इंग्लिश में टॉप जरूर करेगा। और इस खबर और इस वीडियो को बिग वॉल पर लेकर चलते हैं और एक बार ड्रोन शॉट देखिए कि कैसे एक इंटर कॉलेज में 12वीं का एग्जाम, इंग्लिश का पेपर, और माता पिता परिजन किस तरह से इस स्कूल में खिड़कियों पर लटक कर अपने बच्चों को चिट पकड़ा रहे हैं। वही नकल वाली पर्ची जिसे कहा जाता है, पूर्वांचल और बिहार में उसे चिट भी कहते हैं। अब ये ड्रोन शॉट देखिए और एक बार संभव हो नितिन तो जरा क्लोज शॉट्स उस खिड़कियों को दिखाइए जहां पर ये परिजन खिड़कियों पर लटक कर अपने बच्चों को इंग्लिश के पेपर में एग्जामिनेशन चिट, और देखिए जब क्लोज फ्रेम जाता है तो ये लोग खिड़कियों को छोड़कर भागते हुए खेतों में नजर आते हैं। और इसी विजुअल्स का मैं जिक्र भी कर रहा था, ये तमाम लोग इंटर कॉलेज के खिड़कियों पर लटके हुए हैं और बच्चों को नकल करवाने की कोशिश में लगे हैं।